Good evening, students, and welcome in the world of statistics. Today, I am going to tell you about measures of central tendency. Usually, students of 11th studying economics find this chapter in statistics part, and BCom first semester students also find this chapter in their syllabus. So let us begin. Measures of central value. What is the meaning of this heading? Central value का measurement means जब हम किसी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं तो उस डेटा के बारे में अगर हमें कोई संक्षेप में बताने के लिए कहे, कोई एक सिंगल वैल्यू डिस्क्राइब करने के लिए कहे, जैसे एक क्लास में जहाँ की 50 स्टूडेंट्स हैं उनके परफॉर्मेंस के बारे में एक स्टेटमेंट में एक सिंगल वैल्यू को बताने के लिए कहे तो हम क्या बताएंगे? 50 बच्चों के मार्क्स से हम कोई कंक्रीट डिसीजन नहीं दे सकते हैं। हमें एक सिंगल वैल्यू डिस्क्राइब करनी है तो हमें उस क्लास के बच्चों के मार्क्स के एवरेज निकालने पड़ेंगे एंड दिस इज नोन एज सेंट्रल वैल्यू। कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रल वैल्यू, उसी चीज को यहाँ लिखा गया है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू। व्हाई सेंट्रल वैल्यू इज कैलकुलेटेड? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज टू गेट ए सिंगल वैल्यू दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मास ऑफ हैवी डेटा। अब ने 50 की बात की, अगर ये 500 हो तब तो ये काम और डिफिकल्ट हो जाता है कि उसके बारे में आप कुछ बता पाएं, और इसके लिए फिर एक ही तरीका है कि हम उसका एक सेंट्रल वैल्यू निकालें। वो सेंट्रल वैल्यू ऐसा होना चाहिए जो उस मास ऑफ डेटा के बारे में काफ़ी हद तक सही बताए। हालांकि ऐसा संभव नहीं है कि बिल्कुल सही रिपोर्ट वो पेश करे। एवरेज कैन नॉट गिव ए 100% करेक्ट पिक्चर, बट कुछ हद तक वो सही होता है। वो एक सेंट्रल वैल्यू होती है। तो एक सिंगल वैल्यू हमने निकाला, और ये सिंगल वैल्यू निकालने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम दूसरे लोगों से उसका कंपैरिजन कर सके। सपोज करिए कि एक कॉलेज में एक क्लास के 3 सेक्शन हैं, तो तीनों सेक्शन के बारे में अगर कहा जाए कि विच वन इज परफॉर्मिंग बेटर, तो हम पूरा डेटा लेके कुछ रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं। हम उसकी एक सेंट्रल वैल्यू निकाल करके तीनों को आपस में कंपैरिजन करके हम ये बता सकते हैं कि कौन सा क्लास बेहतर कर रहा है। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग सेंट्रल वैल्यू या ऑब्जेक्टिव बिहाइंड कैलकुलेटिंग मीन या कैलकुलेटिंग एवरेज इज टू गेट ए सिंगल वैल्यू एंड सेकेंड वन इज टू हेल्प इन कंपेरिजन। तुलना करने में, कंपेरिजन करने में भी मदद करता है। कितने प्रकार के एवरेजेस होते हैं? टाइप्स ऑफ एवरेजेस। पहला बताया एरिथमेटिक मीन। दूसरा जो एवरेज हम निकालते हैं वो है मीडियन, और तीसरा जो निकालते हैं वो है मोड। ये अलग अलग कंडीशंस में इनका इस्तेमाल होता है। एरिथमेटिक मीन में भी 2 कैटेगरी है, सिंपल एरिथमेटिक मीन, वेटेड एरिथमेटिक मीन। Then we come to median. Median is also known as positional average. जैसे अगर कुछ बच्चे खड़े हैं लाइन से, तो उनके में बीच वाला बच्चा कौन है, मिडिल वैल्यू कौन है, वो उसका पता हम मीडियन से लगाते हैं। मान लो 5 बच्चे खड़े हैं, तो 2 बच्चे लेफ्ट हो गए, 2 बच्चे राइट हो गए, एक बच्चा बीच वाला जो है वो मिडिल पोजीशन में है, तो वो मिडिल वैल्यू होगी, उसकी पोजीशन मिडिल की होगी। उसी पोजिशनल एवरेज को हम क्या बोलते हैं? मीडियन। इसी तरह किसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम मिडिल वैल्यू निकालते हैं। अगर वो ऑड नंबर है तो मिडिल वैल्यू सीधा सीधा निकल जाता है। अगर वो इवन वैल्यू है, मान लो 10 बच्चे खड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको मिडिल में 2 बच्चे मिलेंगे। तो अगर डेटा के केस में हम देखें तो उन 2 वैल्यूज को जोड़ करके उसका हाफ करके हम उसकी मिडिल वैल्यू निकालते हैं, यानी मीडियन निकालते हैं। इसी तरह तीसरी चीज है मोड। मोड किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा बार आने वाला नंबर है, जिसको कि हम, ये भी एक प्रकार का एवरेज है। और जैसे हमें एग्जांपल से समझाएं, जैसे
बहुत सारे साइजेस के लोग जूते पहनते हैं, लेकिन सबसे कॉमन साइज कौन सी है? वो है 8 नंबर, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पैर की साइज 8 नंबर की होती है। सबसे ज़्यादा पहनने जाने वाली साइज जो है वो है 8 नंबर। तो वो 8 नंबर क्या हो गया? वो मॉडल साइज हो गई, वो मॉडल वैल्यू हो गई, उसी को हम मोड बोलते हैं। नाउ लेट अस कम टू कैलकुलेशन ऑफ सिंपल एरिथमेटिक मीन। इसके अलावा भी एवरेजेस होते हैं जिनको जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन बोलते हैं, लेकिन उनके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम आते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिंपल एरिथमेटिक मीन। अब ये जो मीन हम निकालेंगे वो 3 प्रकार की सीरीज में निकालेंगे। एक इंडिविजुअल सबसे सिंपल वाला ऑब्जर्वेशन, दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज जहां फ्रीक्वेंसी दी होती है, वेयर फ्रीक्वेंसी इज गिवन, एंड तीसरा है कॉन्टिन्यूअस सीरीज वेयर क्लास इंटरवल्स यानी एक रेंज डेटा का बनाया गया है, उस रेंज के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी है वो दिया होता है, जिसको हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। तो वेयर क्लास इंटरवल्स आर गिवन दैट इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। वहां पे निकालने का मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड, हम मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, एक्स बार। तो अगर इंडिविजुअल सीरीज में हमको जैसे किसी क्लास के 10 बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं तो उसका एवरेज निकालना है, तो 10 बच्चे मतलब n कितना हो गया 10, और उन बच्चों के मार्क्स क्या हो गए x1 x2 x3 x10। तो वो हम लिख करके जोड़ लेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा डायरेक्ट मेथड से मीन निकल जाएगा। इस फार्मूले को शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, समराइज करके क्या बोलते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू समेसन एक्स। समेसन एक्स का मतलब एक्स की जितनी वैल्यूज है उनका जोड़, उसी को हम बोलते हैं समेसन। समेसन का मतलब जोड़, समेसन एक्स डिवाइड बाय एन। एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। शॉर्टकट मेथड से अगर हम लगाते हैं तो शॉर्टकट मेथड का नियम है कि हम एक अज्यूम मीन लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर 10 आइटम है तो 10 आइटम में लगभग मिडिल वैल्यू में कौन है, तो उसको हम एज्यूम मीन मान लेते हैं। और फिर एज्यूम मीन्स यानी कि जो x की वैल्यू दी है उससे हम एज्यूम मीन को घटाते हैं x माइनस ए, और x माइनस ए करके जो वैल्यू आती है वो होती है d। फिर d की कॉलम का हम टोटल करते हैं तो उसको जोड़ते हैं समेसन d, एज्यूम मीन प्लस समेसन d डिवाइड बाई n। दिस इज शॉर्टकट मेथड। तो ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में है, इन सब पे हम क्वेश्चंस लगा के आपको दिखलाएंगे बारी बारी से। दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज वेयर फ्रीक्वेंसी इज गिवन। डिस्ट्रीब्यूशन के हर एक आइटम की फ्रीक्वेंसी दी गई है, कौन कितनी बार आया है। जैसे 50 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, 40 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, 60 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं। तो कितने बच्चे जो हम बोल रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी है, वो दी हुई है। उस केस में हम डायरेक्ट मेथड से किस प्रकार निकालते हैं, फार्मूला क्या इस्तेमाल होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेसन एफ एक्स डिवाइड बाई एन। यहाँ एन को हम समेसन एफ भी बोल सकते हैं, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल। तो यहाँ पे x की वैल्यू दी है, x की फ्रीक्वेंसी भी दी है, हम f और x को मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी उसको टोटल करेंगे तो उसको समेसन एफ एक्स लिखेंगे डिवाइड बाई समेसन एफ यानी f की टोटल। और इस तरह से हम मीन निकालते हैं डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड से। शॉर्टकट मेथड करेंगे तो यहाँ भी हम एज्यूम मीन लेंगे, एज्यूम मीन ले करके x माइनस ए करेंगे और तब हमको d मिलेगा, और फिर d से हम फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे समेसन एफ डी डिवाइड बाई एन। इसी तरह कंटिन्यूअस सीरीज में जहां क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं, डेटा की रेंज बनाई गई है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 लाइक दैट, और उसमें कितने फ्रीक्वेंसी है, हर क्लास में कितनी फ्रीक्वेंसी है उसको वो हमारे क्वेश्चंस में दिया होगा। तो कंटिन्यूअस सीरीज में हम डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज में हम मिडिल वैल्यू निकालते हैं। जो रेंज दिया हुआ है 0 to 10, तो 10 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 यानी 5, मिडिल वैल्यू m, इसको हम m से डिनोट करते हैं। 10 to 20, 10 प्लस 20 इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 2 यानी 15। इस तरह से मिडिल वैल्यू निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है, फिर f और m को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो fm निकल जाता है, उसका टोटल करते हैं तो समेसन fm
डिवाइड बाई एन या समेसन एफ। शॉर्टकट मेथड में यहां भी हम एज्यूम मिल लेकर के करते हैं। फॉर्मूला होगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ डी डिवाइड बाई एन। एक कैटेगरी और बचती है कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एरिथमेटिक मीन। वेटेड एरिथमेटिक मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार डब्ल्यू से, और इसका फॉर्मूला है एक्स बार डब्ल्यू इक्वल टू समेसन डब्ल्यू एस डिवाइड बाई समेसन डब्ल्यू। यहां ये इस मीन के निकालने की जरूरत क्या होती है, जैसे कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि हर वैल्यू का वेट बराबर नहीं है। जैसे जब हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं और 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये बोलते हैं कि जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसका ज़्यादा मान है, और जो पिछले 5 साल का ले रहे हैं तो जो पिछले 5 साल पहले वाला प्रॉफिट है उसका कम मान है। तो करंट को हमने 5 वेट दिया, उसके पीछे वाले साल को 4 दिया, और सबसे लास्ट वाले को हमने 1 दिया। 5 4 3 2 1, तो वहां वेट दे करके हम निकालते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमको वेटेड एरिथमेटिक मीन निकालना पड़ता है, समेसन डब्ल्यू डिवाइड इज इक्वल टू समेसन डब्ल्यू एस डिवाइड बाई समेसन डब्ल्यू। तो इस प्रकार से ये टोटल हमारा सेंट्रल वैल्यू से हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया। मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू, टाइप्स ऑफ एवरेजेस में एरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, और अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे वहां पे फार्मूले से हमने आपका परिचय कराया। और एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज पे। मान लो एक कंपनी में 10 एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरी दी हुई है, इनकम ऑफ 10 एम्प्लॉयज। इसको ऐसे लिख लें, इनकम और एम्प्लॉयज, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, लाइक दैट। अब हम एज्यूम कर लें इनकी जो इनकम है मान लो 10,000 है, दूसरे की इनकम 12,000 है, तीसरे की इनकम 15,000 है, चौथे की इनकम 20,000 है, पांचवे की इनकम 8,000 है, छठवें की इनकम 12,000 है, सातवें की इनकम 25,000 है, आठवें की इनकम 30,000 है, नौवें की इनकम 9,000 है, और 10वें की इनकम 11,000 है। इस तरह से ये इनकम दी गई है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि इस कंपनी के एम्प्लॉय की एवरेज इनकम क्या है, ऑन एन एवरेज इस कंपनी के एम्प्लॉय कितना कमाते हैं मंथली इनकम, तो आपका जवाब क्या होगा? ये डेटा इतना बड़ा है, बहुत बड़ा डेटा नहीं है, फिर भी आप कुछ सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जोड़ करके एवरेज निकालना पड़ेगा। यही डायरेक्ट मेथड एक्स बार इज इक्वल टू समेसन x1, ये आपका x है। दिस इज योर x। तो इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ लेते हैं। 2 5 7 8 15 2 17 5 22 1 23 9 32 का 2 3 3 1 4 1 5 1 6 2 8 2 9 2 11 2 14 1 15 1,52,000 दिस इज। और ये आपको तो दिख ही रहा है कि ये 10 एम्प्लॉयज का है डेटा। तो फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू समेसन एक्स डिवाइड बाई एन। समेसन एक्स कितना आया? 1,52,000 डिवाइड बाई एन कितना है? 10। आंसर क्या आया? 15,200। सो दिस इज arithmetic mean. This is the central value of a data. हैवी डेटा, यहाँ फिर भी ये हैवी नहीं है, बहुत हैवी डेटा हो सकता है। और उस डेटा के बारे में एक सेंट्रल थीम देना, एक विचार देना, सेंट्रल आइडिया देना कि उस कंपनी के एम्प्लॉयज की ऑन एन एवरेज मंथली सैलरी क्या है। तो उसके लिए एक सीधा सा तरीका है कि हम
एवरेज निकालें, एरिथमेटिक मीन निकालें। ये डायरेक्ट मेथड से हो गया। अब इसमें अगर हमें शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेशन करना हो तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन डी डिवाइड बाई एन। समेशन डी डिवाइड बाई एन, समेशन डी डिवाइड बाई एन क्यों करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे किसी वैल्यू को एज्यूम करेंगे। किसी वैल्यू को एज्यूम जब करेंगे, मान लो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया कि 15,000 हमारा एज्यूम वैल्यू हो गया ए, दिस इज ए। तो x माइनस ए हम निकालेंगे जिसका नाम होगा डी। फिर डी का हम टोटल करेंगे, तो अब डी निकालते हैं, x माइनस ए, तो 10,000 माइनस 15,000 तो माइनस 5,000, 12,000 माइनस 15,000 माइनस 3,000, 15,000 माइनस 15,000 जीरो, 20,000 माइनस 15,000 यानी 5,000, 8,000 माइनस 15,000 माइनस 8,000 माइनस 15,000 माइनस 7,000, 12,000 माइनस 15,000 माइनस 3,000, 25,000 माइनस 15,000 यानी 10,000, 30,000 माइनस 15,000 मतलब 15,000, 9,000 माइनस 15,000 माइनस 6,000 और 11,000 माइनस 15,000 माइनस 4,000। अब इसको हम जोड़ लेंगे। माइनस वैल्यू कितनी है, 5 3 8, 7 15, 3 18, 6 24, 4 28। माइनस वैल्यू हमारी माइनस 28,000 है और प्लस वैल्यू कितनी है 5,000, 10 15 15 30,000, 5 10 15 15 30,000। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 2,000, क्योंकि प्लस वाला फिगर ज्यादा है। तो इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई 2,000। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन डी, तो समेशन डी कितना आया, डी इज इक्वल टू हाउ मच, एक्स माइनस ए समेशन डी डिवाइड बाई एन। समेशन डी हमारा कितना आ रहा है 2,000 डिवाइड बाई एन कितना है 10। तो ये तो 200 आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। ये तो सेम आना चाहिए था ना। अच्छा ए प्लस फार्मूला गलत लिखा है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डिवाइड बाई एन, दिस इज द फार्मूला। फार्मूले में गलती हो गई, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डिवाइड बाई एन। ए की वैल्यू कितनी है, ए कितना माना था आपने 15,000 प्लस समेशन डी कितना आया 2,000 डिवाइड बाई एन कितना है एन 10। तो ये 15,000 प्लस 200 यानी 15,200। So this is how we will calculate arithmetic mean in individual series by direct method and shortcut method. Thank you very much, and please give your comments, and if you have any query please write in the comment section so that I can prepare more videos on that topic. Thank you.